सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। एंड आज हम लोग सीखेंगे टॉपिक इनकम फ्रॉम सैलरी। जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, उसकी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया था। हम लोगों ने देखा था कि सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। क्लियर? सेक्शन 15 बोलता है इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में there must exist income, there must exist employer and employee relationship। मतलब in order to tax any income under the head income from salaries, कोई भी इनकम फ्रो सैलरी इनकम में टैक्स करने के लिए there must exist employer employee का रिलेशनशिप। क्लियर? उसके बाद हमने देखा था कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सैलरी जो है अगर पहले ड्यू हो गया तो पहले टैक्सेबल हो जाएगा, अगर पहले रिसीव हो गया तो पहले वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे देखो एडवांस सैलरी टैक्सेबल हो जाता है बिकॉज जो प्रोविजन है, प्रोविजन क्या है, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? फिर हमने देख रखा था कि सैलरी की बहुत सारे कंपोनेंट्स है। एक बेसिक सैलरी होता है, एक अलावेंसेस होता है। एम्प्लॉय को काम करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसको बोलते हैं बेसिक सैलरी। अलावेंसेस क्या होता है? मॉनेटरी बेनिफिट्स। एम्प्लॉय को जो मॉनेटरी बेनिफिट्स दिया जा रहा है फ्रॉम एम्प्लॉयर उसको बोलते हैं हम लोग अलावेंसेस। क्लियर? परक्विजिट्स क्या होता है? परक्विजिट्स को हम लोग पर्क्स भी बोलते हैं। दीज आर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स which are given by the employer to employee. And then we have retirement benefits like gratuity, leave salary, pension and last but not the least provident fund. क्लियर? सो ये कंपोनेंट्स है ऑफ सैलरी। फिर हमने देखा था कि बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन ये सब हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होता है। बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होता है। फिर हमने देखा था टॉपिक ग्रेचुटी। ग्रेचुटी अगर किसी को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो दैट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। बट अगर ऑन या फिर आफ्टर रिटायरमेंट मिल रहा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 1। क्लियर? और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो हमको ये चेक करना है कि वेदर सच एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। इफ सच एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट देन he is entitled to get exemption अंडर सेक्शन, एग्जेम्पशन किस सेक्शन में मिलेगा? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 2। अगर एम्प्लॉई कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 2। अगर वो कवर्ड है तो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? जितना ग्रेचुटी रिसीव किया। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 20 लाख। या फिर 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी निकालते समय 15/26 लेना है। क्यों? ग्रेचुटी के कंटेक्स्ट में अ मंथ कंप्राइजेस ऑफ 26 डेज। क्लियर? 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस or part thereof in excess of 6 months. Now what do you mean by completed years of service or part thereof in excess of 6 months? Suppose employee का जो service life है वो 25 years 9 months है। employee का जो service life है that is 25 years 9 months। अगर part of the year 6 months से ज्यादा है तो वो पूरा साल काउंट हो जाएगा। जैसे suppose 25 years 9 months is equal to 26 years, 24 years 7 months is equal to 25 years, 24 years 5 months which is less than 6 months 24 years, 24 years 6 months का आंसर क्या होगा? It will remain 24 years. Once it crosses 6 months then the full year is counted when the employee is covered under payment of gratuity act. Clear? तो 15 days salary for every completed years of service और part thereof in excess of 6 months। इसका जो भी लोअर लिमिट होगा वो exempt हो जाएगा। If employee is not covered under payment of gratuity act तो उसको exemption किस सेक्शन में मिलेगा? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 3। सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा क्या सर? हाँ सर, याद करना पड़ेगा आपको। सेक्शन नंबर याद करना ही पड़ेगा आपको। सेक्शन नंबर टैक्सेशन लॉ है तो लॉ के प्रोविजंस को भी याद रखना पड़ेगा और जहां तक हो सके उसके सेक्शन नंबर को भी करेक्टली याद रखना पड़ेगा। सो टैक्सेशन सब्जेक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो। सो क्या सीख रहे थे? इफ एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट तो उसको एग्जेम्पशन किस सेक्शन मिलेगा? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 3। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, मैक्सिमम लिमिट वही है 20 लाख है, मैक्सिमम लिमिट वही 20 लाख है। क्लियर? एंड हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस।
क्लियर। नाउ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस बोल रहा है, यहाँ पे पार्ट ऑफ द ईयर को काउंट नहीं करना है। और एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं, जिस मंथ में एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हुआ उस मंथ को छोड़ के पीछे का 10 महीने का हम लोग एवरेज, पीछे का 10 महीने का हम लोग सैलरी का टोटल करते हैं, डिवाइड बाय 10 करके उसको हम लोग एवरेज सैलरी निकाल लेते हैं। क्लियर। सो मीनिंग ऑफ सैलरी, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मीनिंग ऑफ सैलरी, व्हेन एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, व्हेन द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या आ जाता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, पूरा का पूरा डीए, लास्ट ड्रॉन। लास्ट ड्रॉन से क्या समझ में आता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय को कितना डीए बनता था, कितना बेसिक सैलरी बनता था। ये कब होगा, व्हेन द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ये मीनिंग ऑफ सैलरी कब रहेगा, व्हेन द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। लेकिन इफ द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, इफ द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो उस केस में मीनिंग ऑफ सैलरी में आ जाएगा बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, उतना ही डीए लेना है जितना फॉर्मिंग पार्ट है ऑफ सैलरी और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज, वो कमीशन लेना है विच इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज, जिसका रेट परसेंटेज फिक्स्ड हो, वही कमीशन लेना है जिसका रेट परसेंटेज फिक्स्ड हो। कमीशन विच इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स अचीव्ड बाय एम्प्लॉय, ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। तो यहां पे मीनिंग ऑफ सैलरी व्हेन द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है, क्या क्या हो जाता है, बेसिक सैलरी तो पूरा ले लेना है हम लोग को, डियरनेस अलाउंस उतना ही लेना है जितना फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। क्लियर। अगर डियरनेस अलाउंस में 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है तो 60% ही लेना है, अगर डियरनेस अलाउंस में 40% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है तो 40% ही लेना है। वो कमीशन लेना है जिसका रेट फिक्स रहेगा, 5%, 7%, 2%, 3%, और वो रेट को कहां अप्लाई करना है, सपोज पूरा कंपनी का जो टर्नओवर है, सेल्स है, इट इज 100 करोड़। क्लियर। कंपनी का जो टर्नओवर है, सेल्स है, वो 100 करोड़ है, और उसमें एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, द टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय, द टर्नओवर ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉय, ठीक है, जो टर्नओवर एम्प्लॉय ने अपने दम पे किया है, सपोज इट इज 10 लाख, तो एम्प्लॉय को जो कमीशन मिलेगा अपने सेल्स जितना उसने खुद के दम पे अचीव किया उस पे मिलेगा, दैट इज ही विल गेट कमीशन, ही विल बी एंटाइटल्ड टू कमीशन फॉर 10 lakhs एंड नॉट फॉर 100 करोड़। क्लियर। बिकॉज कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है, एम्प्लॉय का टर्नओवर, द टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय वो 10 लाख है, तो एम्प्लॉय को जो कमीशन मिलेगा वो 10 लाख पे मिलेगा, 10 लाख के ऊपर 5%। क्लियर। तो ये था ऑल अबाउट ग्रेच्युटी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, पेंशन। ये सारा भी रिवीजन चल रहा है, अभी तक हमने क्लास स्टार्ट नहीं किया है। पेंशन। नाउ पेंशन में हमने देखा था कि दो तरह, पेंशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल पेंशन इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। पेंशन कभी भी रिटायरमेंट के पहले नहीं मिलता है, रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, ठीक है। नाउ पेंशन दो तरह का होता है, पेंशन इज ऑफ 2 टाइप। एक होता है मंथली पेंशन, एक होता है मंथली पेंशन, जिसको हम लोग अनकम्यूटेड पेंशन भी बोलते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन, जो कि सारे के सारे एम्प्लॉइज के लिए फुल्ली टैक्सेबल होता है। इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। मंथली पेंशन अगर किसी को मिल रहा है, हर महीना महीना पेंशन मिल रहा है, तो वो सारे के सारे एम्प्लॉइज के लिए फुल्ली टैक्सेबल है। एक होता है कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड, COMMUTED, जिसका मतलब होता है कि पेंशन के बदले लंपसम एक बड़ा अमाउंट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, पेंशन के बदले हमने एक लंपसम बड़ा अमाउंट ले लिया। अब अगर कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, अगर कम्यूटेड पेंशन कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, वेदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको एग्जेम्प्ट रहता है, उसके लिए टैक्सेबल नहीं रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है, एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10
सबसेक्शन 10A, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय को सिर्फ ग्रेचुटी मिला है कि पेंशन और ग्रेचुटी दोनों मिला है। अगर एम्प्लॉय को पेंशन भी मिला है प्लस ग्रेचुटी भी मिला है, दोनों मिला है, अगर एम्प्लॉय को पेंशन भी मिला है रिटायरमेंट बेनिफिट में और ग्रेचुटी भी मिला है, देन उस केस में क्योंकि बेनिफिट दो दो मिला है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट रहेगा। 1/3 ऑफ टोटल पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट। क्लियर? 1/3 ऑफ टोटल पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट। बट अगर सिर्फ पेंशन मिला है, ग्रेचुटी नहीं मिला है, तो उस केस में हाफ ऑफ द टोटल पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट। half of the total pension will be exempt. तो दिस वाज ऑल अबाउट पेंशन। पेंशन में आपको याद रखना है कि मंथली पेंशन सबके लिए टैक्सेबल है, बट कम्यूटेड पेंशन, लमसम पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी जो एग्जेम्पशन मिलेगा ना, ये सारा एग्जेम्पशन भी कहां मिलेगा? सेम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको चेक करना है कि एम्प्लॉय को पेंशन मिला है और ग्रेचुटी दोनों मिला है क्या? पेंशन भी मिला है, ग्रेचुटी भी मिला है, बेनिफिट दो दो मिला है, तो एग्जेम्पशन कम कम मिलेगा। पेंशन भी मिला है, ग्रेचुटी भी मिला है, डबल बेनिफिट मिला है, तो उसको एग्जेम्पशन कम मिलेगा। एग्जेम्पशन कम मिलेगा इन द सेंस 1/2 बड़ा होता है कि 1/3, आंसर इज 1/2, तो 1/3 एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब एग्जेम्पशन कम मिलेगा। 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। और अगर पेंशन मिला है, ग्रेचुटी नहीं मिला है, बेनिफिट एक ही मिला है, पेंशन मिला है, ग्रेचुटी नहीं मिला है, बेनिफिट एक ही मिला है, तो हाफ ऑफ द टोटल पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट पेंशन। कमिंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, लीव सैलरी। लीव सैलरी भी क्या है? एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। लीव सैलरी भी क्या है? इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर लीव सैलरी होता है क्या? लीव सैलरी एम्प्लॉय छुट्टी के दिनों पे भी काम कर रहा है और उस काम करने के बदले उसको जो सैलरी मिल रहा है, द सैलरी विच ही हैज अर्न्ड when he has worked on those days, when on which days the leave was allowed to him, some leave was granted to employee and he worked on those days on which days the leave was granted to him. Clear? तो जिस दिन उसको छुट्टी मिला था उसने छुट्टी नहीं लिया और उसके बदले उसने काम कर लिया। क्लियर? सो उसको किसके बदले क्या मिलेगा? उसको लीव सैलरी मिलेगा। अच्छा, लीव सैलरी अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब बिफोर रिटायरमेंट, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब बिफोर रिटायरमेंट किसी को भी मिलता है, किसी भी एम्प्लॉय को मिलता है, देन इट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल। लीव सैलरी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, अगर किसी भी एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है देन इट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल। लीव सैलरी ऑन या फिर आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है, लीव सैलरी ऑन या फिर आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है। लीव सैलरी का पैसा ऑन रिटायरमेंट या फिर आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो उसको उसके लिए वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वो लिए क्या रहेगा? वो फुल्ली एग्जेम्प्ट, मतलब टैक्स फ्री रहेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। ठीक है? लीव सैलरी का पैसा अगर ऑन या फिर आफ्टर रिटायरमेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, अगर लीव सैलरी का पैसा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो उसको भी एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10, एग्जेम्पशन सेम सेक्शन में मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। क्लियर? कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एग्जेम्पशन विल बी लिमिटेड टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग।
सबसे पहला पॉइंट, जितना लीव सैलरी रिसीव हुआ है, लीव सैलरी रिसीव्ड, जितना अमाउंट ऑफ लीव सैलरी रिसीव्ड हुआ है वो अमाउंट। पॉइंट नंबर 2, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। 10 मंथ्स एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, हमको 10 महीना पीछे जाना है। सपोज एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हुआ है 18 अक्टूबर 2022, एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हुआ है 18 अक्टूबर 2022, तो अगर उससे हम लोग एग्जैक्टली 10 महीना पीछे जाते हैं, क्लियर, देन वी विल गेट 18 जनवरी 2022। सो 18 जनवरी 2022 से लेके 18 अक्टूबर 2022 तक जो भी उसका सैलरी था, ठीक है, उसको सम टोटल करना है, उसको डिवाइड करना है 10 से, then we will get एवरेज सैलरी, और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। So we will get 10 months एवरेज सैलरी। पॉइंट नंबर 3, लीव सैलरी एंटाइटलमेंट। लीव सैलरी एंटाइटलमेंट, लीव सैलरी एंटाइटलमेंट फॉर मैक्सिमम 30 days लीव। इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है किसी भी एम्प्लॉय को उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका एम्प्लॉयर कितना भी दिन का छुट्टी दे सकता है एक साल में, बट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय को 30 दिन का ही छुट्टी अवेल करना चाहिए। क्लियर? इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि एक साल में, एक कंप्लीटेड ईयर में किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एम्प्लॉय को 30 दिन का ही छुट्टी ग्रांट होना चाहिए। Leave salary entitlement for maximum 30 days leave for every completed years of service. For every completed years of service. For every completed years of service. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि एक साल में अगर हम लोग 30 दिन का छुट्टी मानते हैं और एम्प्लॉय का जो सर्विस लाइफ है वो 40 इयर्स है, एम्प्लॉय का जो सर्विस लाइफ है दैट इज 40 इयर्स, तो अगर एक साल में 30 दिन का छुट्टी होगा तो 40 इयर्स में 1200 डेज का छुट्टी होगा, है कि नहीं? अगर एक साल में 30 दिन का छुट्टी माना जाए तो 40 साल का सर्विस लाइफ जो एम्प्लॉय ने दिया है, क्लियर, कंप्लीटेड इयर्स लेना है, कोई भी पार्ट ऑफ द ईयर को काउंट नहीं करना है। 40 इयर्स 9 मंथ्स 40 इयर्स, 40 इयर्स एम्प्लॉय का सर्विस लाइफ है और उसने हर साल 30 दिन का छुट्टी ले रखा है सपोज, then he is entitled to a total leave of 1200 days in his service life। पूरा सर्विस लाइफ में 1200 दिन का छुट्टी इसको मिल रहा है। मान लो उसमें से 900 दिन का छुट्टी उसने अवेल कर लिया था, 900 दिन का जो लीव है उसने अवेल कर लिया था, तो कौन सा वो लीव था, नंबर ऑफ डेज जिसमें वो छुट्टी पे होने के बाद भी काम किया, क्लियर, मतलब उसने छुट्टी नहीं लिया था, 300 डेज, तो वो जो 300 डेज का सैलरी है ना वो यहाँ पे हम लोग को लिख देना है। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 में आता है मैक्सिमम लिमिट इज 3 लाख। जो मैक्सिमम लिमिट है लीव सैलरी के एग्जेम्पशन के लिए वो कितना है? 3 लाख है। अगेन कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, लीव सैलरी में, मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या क्या आता है? वही पुराना चीज आता है जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय। सो यहां तक हम लोगों ने क्या किया है, पीछे की क्लासों का रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अलाउंसेस। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक अलाउंसेस। नाउ व्हाट आर अलाउंसेस? अलाउंसेस आर मॉनेटरी बेनिफिट्स। अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस आर मॉनेटरी बेनिफिट्स विच आर गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। Clear? Allowances are monetary benefits which are given by the employer to employee। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो अलाउंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे उस अलाउंसेस का नाम हो गया हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, HRA, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है ना, एम्प्लॉय रेंटेड घर में रहता है बट वो रेंट का पैसा बियर नहीं कर पा रहा है। सो एम्प्लॉय क्या हुआ, एम्प्लॉयर के पास गया, उसने एम्प्लॉयर को कन्विंस किया दैट ही इज अनएबल टू बियर द एक्सपेंस ऑफ रेंट। सो ही रिक्वेस्टेड द एम्प्लॉयर, उसने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट किया कि वो उसको काइंडली HRA ग्रांट करे, हाउस रेंट अलाउंसेस ग्रांट करे। क्लियर? एम्प्लॉय रेंटेड घर में रहता है और वो रेंट का खर्चा उठा नहीं पा रहा है, उसने अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट किया है कि काइंडली वो उसको
एचआरए ग्रांट करे। तो एचआरए सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल है अगर कोई ओन अकोमोडेशन में रहता है, खुद के घर में रहता है। अगर हम खुद के घर में रहते हैं और फिर भी हम एम्प्लॉयर से एचआरए का पैसा ले रहे हैं, आई एम लिविंग इन माई ओन अकोमोडेशन नॉट एन रेंटल अकोमोडेशन, हम कोई भाड़ा के घर में नहीं रहते हैं, हम खुद के घर में रहते हैं और फिर भी हम एम्प्लॉयर से एचआरए का पैसा ले रहे हैं, देन इट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल। एचआरए बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल अगर एम्प्लॉय खुद के घर में रहता है, रेंटेड अकोमोडेशन में नहीं रहता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है एंड वो रेंट भी पे करता है, एम्प्लॉय जो है ही लिव्स इन अ रेंटेड अकोमोडेशन एज वेल एज ही पेज रेंट फॉर द सेम, तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। तो एचआरए में हमने क्या सीखा, अगर एम्प्लॉय ओन अकोमोडेशन में रहेगा तो एचआरए बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉय ओन अकोमोडेशन में रहेगा, खुद के घर में रहेगा, देन एचआरए बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अगर एम्प्लॉय रेंटेड अकोमोडेशन में रहेगा, मतलब रेंट के घर में रह रहा है, एम्प्लॉय रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा है प्लस वो रेंट पे कर रहा है, एम्प्लॉय रेंट पे कर रहा है, एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय लिव्स इन रेंटेड अकोमोडेशन, एम्प्लॉय लिव्स इन रेंटेड अकोमोडेशन प्लस वो रेंट पे कर रहा है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन किस सेक्शन में मिलेगा, अंडर सेक्शन 10। याद रखना सारा का सारा एग्जेम्पशन सेक्शन 10 में है, बस आपको सबसेक्शन याद रखना है 13A। एग्जेम्पशन किस सेक्शन में मिलेगा, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। तो एचआरए के लिए बड़ा सिंपल है, अगर हम अपना खुद के घर में रहेंगे ना तो एचआरए बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल। अगर हम रेंटेड घर में रहते हैं, अगर एम्प्लॉय रेंटेड घर में रहता है एज वेल एज ही रेंट पे करता है, देन एचआरए का एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जितना एचआरए उसको रिसीव हुआ है उतना अमाउंट। पॉइंट नंबर 2, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, सपोज एम्प्लॉय रेंटेड घर में 6 महीना रहा, पहला 6 महीना वो खुद के घर में रहा, तो पहला 6 महीना का उसको जो एचआरए मिला है, फर्स्ट 6 months एम्प्लॉय लिव्स इन हिज ओन अकोमोडेशन, तो फर्स्ट 6 months के रेस्पेक्ट में एम्प्लॉय को जो भी एचआरए मिला है अपना एम्प्लॉयर से, दैट बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल। बट फॉर नेक्स्ट 6 months ऑफ द ईयर एम्प्लॉय रेंटेड घर में रहा, ठीक है, और उसने रेंट भी पे किया, तो उसको एचआरए मिला था, उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट 6 months अगर वो रेंटेड घर में रहा और उसको एचआरए मिला था एम्प्लॉयर से, तो उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा उसको अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। कितना एचआरए, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड और पेएबल। नाउ व्हाट डू मीन बाय दैट, या तो एम्प्लॉय ने रेंट पे कर दिया होगा तो पे करने वाला होगा, क्लियर। तो जितना टाइम पीरियड का हम लोग उसका रेंट का अमाउंट लेंगे, उतना ही टाइम पीरियड का हम लोग सैलरी भी लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय 6 महीना के लिए रेंटेड घर में था तो सैलरी का अमाउंट भी हम लोग 6 महीना का लेंगे। अगर एम्प्लॉय 4 महीने के लिए रेंटेड घर में था तो सैलरी का अमाउंट भी हम लोग 4 महीना के लिए लेंगे। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एंड यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या आता है, वही पुराना चीज आता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर achieved by employee. Basic salary plus DA forming part of salary plus commission which is based on fixed percentage of turnover achieved by employee. Point number 3 में आ जाता है, अगर employee rented accommodation में रहता है, ठीक है, और कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई में रहता है, तो 50% ऑफ सैलरी का 50%। इफ अकोमोडेशन इज इन KCDM, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई। अगर एम्प्लॉय का घर कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई में है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है,
तो जो भी सैलरी उसका है, दैट इज मीनिंग ऑफ सैलरी वही है, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉई। इन तीनों का सम टोटल करके उसका 50% करेंगे, जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट लिख देंगे। और या फिर 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी इन अदर केसेस, सैलरी का 40% इन अदर केसेस, मतलब अगर एम्प्लॉय का घर केसीडीएम में नहीं है, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई में नहीं है, तो उस केस में सैलरी का कितना लेना है, 40% लेना है। एचआरए में मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक सैलरी आता है प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी आता है प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको डेली बेसिस पे थोरो रिवीजन करना पड़ेगा। यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग अनटिल एंड अनलेस वो आपके एकदम क्या बोलते हैं खून में नहीं आ जाता है, ठीक है। सो आपको टैक्स का प्रोविजंस को समझना भी है, उसको समझने के बाद उसको मेमोराइज करना है एंड देन यू विल गेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट एचआरए। एचआरए में एग्जेम्पशन एम्प्लॉय को तभी मिलेगा अगर वो रेंटेड घर में रहता है एज वेल एज रेंट पे करता है। अगर कोई खुद के घर में रहता है और फिर भी एम्प्लॉयर से एचआरए का पैसा ले रहा है, देन एचआरए बिकम्स फुल्ली टैक्सेबल। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी अगर घर केसीडीएम में है, 40% ऑफ सैलरी अगर घर केसीडीएम में नहीं है, कोई और सिटी में है, कोई और प्लेस में है, ठीक है। एंड मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होता है फॉर एचआरए, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। सो दिस वाज ऑल अबाउट एचआरए। मूविंग ऑन टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक, अलाउंसेस। सो एचआरए भी एक अलाउंस था, बट एचआरए को हमने सेपरेटली डील किया है। अभी हम लोग दूसरा अलाउंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सो अलाउंसेस आर मॉनेटरी बेनिफिट्स। अलाउंसेस क्या होता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स होता है, ठीक है। अलाउंसेस क्या होता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स होता है विच आर गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। नाउ कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। फुल्ली टैक्सेबल मतलब उसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, उसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। उसमें आता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस याद रखना, डियरनेस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस के कंटेक्स्ट में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, इसको डियरनेस पे भी बोलते हैं। क्या होता है डियरनेस अलाउंस, इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। एक एम्प्लॉई को जो सैलरी मिल रहा है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, आटा चावल दाल पेट्रोल डीजल हर चीज का महंगाई बढ़ते जा रहा है। सो इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो पैसा दे रहा है सो दैट ही कैन कंपनसेट विद इन्फ्लेशन, ठीक है, वो ही कैन कम्पीट विद द इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई बढ़ते जा रहा है, उससे एम्प्लॉय अपने आप को कंपीट कर पाए, उसके लिए इसको जो पैसा मिल रहा है उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस या फिर डियरनेस पे, विच इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। नेक्स्ट आता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है, एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया गया एक सस्ता शहर से महंगा शहर में, एक ऐसा शहर में एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया गया है जो बहुत महंगा है, जिसका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। सपोज एम्प्लॉय पहले कोलकाता में था, जहां पे बहुत सस्ता शहर है, ठीक है। आज हम लोग 20 रुपए में भी कोलकाता में पेट भर के खाना कर सकते हैं, 30 रुपए में भी कोलकाता में पेट भर के खाना कर सकते हैं। बट एम्प्लॉय को शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया बैंगलोर में, जो कि रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा महंगा शहर है कंपेयर टू कोलकाता। तो एम्प्लॉय को वो सैलरी जो मिल रहा है ना, जो एग्जिस्टिंग सैलरी मिल रहा था व्हाइल ही वाज एम्प्लॉयड इन कोलकाता, तो एम्प्लॉय उससे अपना कंपीट नहीं कर पा रहे, उसको उससे वहां से नहीं हो पा रहा है। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देगा एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर विल ग्रांट अ सिटी कंपनसेटरी अलाउंस व्हिच इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। थर्ड आता है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस भी क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। फोर्थ आता है सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस। फिफ्थ आता है टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस।
नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो ये सब वो अलाउंसेस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। These are those allowances which are fully taxable for all employees। ठीक है, ये सब वो allowances है जो सारे के सारे एम्प्लॉइज के लिए क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, रिटेनमेंट अलाउंस। कितना हमने एक्सपेंडिचर किया है इससे कोई मतलब नहीं है। सम्स करते समय आपको बहुत बार दिखेगा मेडिकल अलाउंस रिसीव हुआ है 500 पर मंथ, और एम्प्लॉई ने उस पर खर्चा किया है 300 पर मंथ। मेडिकल अलाउंस रिसीव हुआ एम्प्लॉई को 500 पर मंथ, एम्प्लॉई ने उसमें से 300 पर मंथ खर्चा कर दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। These are fully taxable. They do not depend, the exemption do not depend upon the amount of expenditure incurred by employee. Clear? So medical allowance, city compensatory allowance, dearness allowance, tiffin allowance, servant allowance, ठीक है, entertainment allowance, these are always fully taxable for all employee. Next, coming to our next part, allowances exempt under section 10 subsection 14 subsection 1, allowances exempt under section 10 subsection 14 subsection 1। और exemption कहां तक लिमिटेड है, on the amount spent, ठीक है, on the amount spent oblique incurred। तो कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो खर्चे पे डिपेंड करते हैं, जितना खर्चा हुआ ना उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, जितना खर्चा किया एम्प्लॉय ने उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे देखो ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस, अगर एम्प्लॉय को सिटी के बाहर भेजा जा रहा है तो उसको क्या मिलता है, ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस। सपोज एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस मिला था 10,000, एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस मिला था 10,000, उसमें से उसने ऑफिशियल ड्यूटी के लिए बाहर रहने का तो खर्चा है ना 6,000 रुपया खर्च कर दिया। एम्प्लॉय को 10,000 ट्रांसफर या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस मिला था 10,000 और उसने 6,000 खर्च कर दिया, तो कितना रुपया एम्प्लॉय ने बचा लिया, 4,000। और जितना रुपया एम्प्लॉय ने बचा लिया वो उसका पॉकेट में आ गया, वो इनकम बन गया, और जितना इनकम बन गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब एग्जेम्पशन उतना ही होगा, एग्जेम्पशन विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जितना खर्च किया उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा एग्जेम्पशन, इसमें कौन कौन सा आइटम्स आता है, इसमें आता है ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस, इस लिस्ट में आता है ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस, जितना खर्चा उतना एग्जेम्प्ट। दूसरा इसमें आता है डेली अलाउंस, डेली अलाउंस। तीसरा इसमें आता है यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। चौथा इसमें आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। तो ये सब वो अलाउंसेस है, कन्वेंस अलाउंस। देन यू हैव हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंस, हेल्पर ऑब्लिक असिस्टेंट अलाउंस। तो ये सब वो अलाउंसेस है जो जिसका एग्जेम्पशन डिपेंड करता है कितना खर्चा हुआ, जितना खर्चा उतना एग्जेम्पशन। तो कौन कौन सा अलाउंसेस में आता है, ट्रैवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस आता है, डेली अलाउंस आता है, यूनिफॉर्म अलाउंस आता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस आता है, कन्वेंस अलाउंस आता है, हेल्पर असिस्टेंट अलाउंस आता है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, एम्प्लॉय को सिटी के बाहर भेजा जा रहा है तो ट्रैवलिंग अलाउंस। डेली अलाउंस रोज का अपना खर्चा मीट करने के लिए डेली अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस समझ में आ ही रहा है, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब एम्प्लॉय खुद को ग्रूम करना चाहता है, वो थोड़ा जीएसटी सीखना चाहता है, जीएसटी सीखना चाहता है, इंड एयर सीखना चाहता है, जिससे वो खुद को ग्रूम अप कर सके। तो प्रोफेशनली वो खुद को ग्रूम अप करने के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है, जब हम लोग विद इन द सिटी मतलब क्लाइंट को बोला गया कि एम्प्लॉय को बोला गया कि क्लाइंट ऑफिस जाके चेक कलेक्ट करके लाओ। क्लियर,
विद इन द सिटी जब एम्प्लॉय को किसी जगह भेजा जाता है फॉर ऑफिस वर्क पर्पस, तो उसके लिए जो खर्चा मिलता है उसको बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंस मतलब एम्प्लॉय ने अपने लिए एक हेल्पर भी रख लिया है, सारा काम एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा है तो उसने हेल्पर रख लिया, उसका पैसा भी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंस। तो तुम देखो नोटिस करना, ये सारा खर्चा ऑफिशियल ड्यूटी के लिए हो रहा है, ये सारा पैसा किस लिए मिल रहा है, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मिल रहा है। तो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए भाई जितना खर्चा किया उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और जो एम्प्लॉय बचा लिया वो एम्प्लॉय का इनकम बन जाएगा, और जो इनकम बन जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? सो एग्जेम्पशन ये वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 सबसेक्शन 2। exemption which do not depend on actual expenditure। ये सब केस में जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? इस केसेस में देखो जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर था उतना ही एग्जेम्प्ट है। इस केसेस में जो एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 सबसेक्शन 2, जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो डिपेंड नहीं करता एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर। या फिर हम बोल सकते हैं एग्जेम्पशन जो ग्रांट किया जाता है एक सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट तक। जैसे इसमें आ जाता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ना, इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 सबसेक्शन 2, मैक्सिमम ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। एक बच्चा के लिए 100 रुपया महीने में, और मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। एग्जेम्पशन विल बी ग्रांटेड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कितना एग्जेम्पशन होता है, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड for maximum, and this exemption will be available for maximum 2 children। क्लियर? अब एम्प्लॉय का जो बच्चा है उसको पढ़ाने का खर्चा है, एम्प्लॉय ने ये पैसा अलाउंस किसके फॉर्म में मांग लिया एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ग्रांट किया है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जितना मर्जी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे दे, एम्प्लॉय जो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है दैट विल बी ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। इट मींस एग्जेम्पशन का जो लिमिट है वो 2400 तक रेस्ट्रिक्टेड है। एग्जेम्पशन का जो लिमिट है वो एक सर्टेन अमाउंट 2400 तक रेस्ट्रिक्टेड है। कैसे 2400? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब एक बच्चे के लिए पूरा साल में मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 1200, एंड फॉर 2 चिल्ड्रन तो 1200 into 2 दैट इज 2400। सेकेंड आता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। नाउ हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस के केस में ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस के कंटेक्स्ट में जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड। एम्प्लॉय का जो बच्चा है वो हॉस्टल में रहता है, एंड एम्प्लॉयर क्या करता है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस दे रहा है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस टू एम्प्लॉय। क्लियर? बिकॉज एम्प्लॉय का जो बच्चा है वो हॉस्टल में रहता है। तो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन का रिस्ट्रिक्शन है अप टू 7200 टोटल में। कैसे? एक बच्चे के लिए 300 रुपया, तो पूरा साल में एक बच्चे के लिए 3600 हुआ, एक बच्चे के लिए एक महीने में 300 रुपया, ₹300 पर मंथ per child. So for one child for throughout the year it will be maximum exemption will be 3600 and for two children the exemption will be maximum 7200. Next आता है ट्रांसपोर्ट अलावेंस. देखो ट्रांसपोर्ट अलावेंस वैसे तो सबके लिए फुली टैक्सेबल है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस सबके लिए फुली टैक्सेबल है, लेकिन बट अगर कोई ब्लाइंड एम्प्लॉई है, हैंडीकैप है, फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा. ठीक है, अगर कोई ब्लाइंड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, हैंडीकैप एम्प्लॉई है तो उसको एग्जेम्पशन मिलेगा. कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा मैक्सिमम
एग्जेम्पशन मिलेगा मैक्सिमम ₹3200 पर मंथ, मतलब जितना उसने ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिसीव किया, या फिर मैक्सिमम 3200 पर मंथ विच एवर इज लोअर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सबके लिए फुली टैक्सेबल है, लेकिन अगर कोई ब्लाइंड एम्प्लॉई है, हैंडीकैप है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तभी उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर वो नॉर्मल एम्प्लॉई है तो उसके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? मैक्सिमम ₹3200 पर मंथ, मतलब जितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिसीव हुआ, या फिर मैक्सिमम 3200 पर मंथ विच एवर इज लोअर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। होपफुली आप लोग को यहाँ तक टॉपिक समझ में आया होगा। डेली बेसिस पे टैक्स को रिवाइज करते रहो, डेली बेसिस पे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय।